ये बढ़िया बात है। आज जो एक बड़ी खबर है साहब वो ये है कि भारत रत्न मौलाना आज़ाद जी का और हमारे पहले शिक्षा मंत्री का जन्मदिन है आज, जिसको साहब हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए आप, मतलब एक इलिटरेट आदमी, एक एक आदमी जो कभी स्कूल नहीं गया, उसके नाम पे हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मना रहे हैं। ओके, बढ़िया बात है। लेकिन आज मैं आपको मौलाना आज़ाद के सारे पहलू का, मैं पहले भी इनके बारे में कई बार बता चुका। देखिए 11 साल ये हमारे शिक्षा मंत्री थे, 47 से लेके 58 तक, मरते दम तक, जब तक मर नहीं गए तब तक नेहरू ने दूसरा शिक्षा मंत्री नहीं बनाया। तो लगभग 11 साल शिक्षा मंत्री थे और इस दौरान उन्होंने क्या क्या किया मैं आपको दिखा रहा हूं। इस दौरान उन्होंने इस क्षेत्र में ऐसे लोगों को दाखिल किया जो या तो उन्हीं के समुदाय के थे या उनका संबंध लेफ्ट विचारधारा से था। इसमें हुमायूं कबीर, एफसी छागला, फखरुद्दीन अली अहमद, ये सारे बाद में शिक्षा मंत्री हो गए। इन्हीं लोगों ने ग्रेट मुगल वाली बात पैदा की और टीपू सुल्तान को इन्होंने ग्लैमराइज किया और ये सारी बातें व्हाइट वॉश कर दी गई कि हिंदुओं पे जो हमले हुए, जो जजिया हुआ, जो धर्मांतरण हुआ, जो महिलाओं का रेप हुआ, जो बच्चों को बाजार में बेच डाला गया, ये सारी चीजें मैं आपको इसको अंग्रेजी में भी दिखा रहा हूं, इन्होंने सब एकदम व्हाइट वॉश कर दिया। ये काम इन्होंने साफ किया क्योंकि इन्होंने पूरा गैंग ही ऐसे बनाया था। अच्छा, अब ये साहब आपको मालूम है कि फिर से बता दूं कि 1920 में जब ये ऑटोमन एम्पायर जर्मनी के साथ प्रथम विश्व युद्ध हार गया, तो वहां पे ये जो कमाल पाशा आया, कमाल अतातुर्क पाशा, तो उसने वहां पे जो खलीफा थे, ऑटोमन एम्पायर के जो हेड थे, उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको पहले नजरबंद किया, फिर देश निकाला दे दिया। तो तुर्की के लोग कह रहे थे हमें खलीफा नहीं चाहिए, हमारे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, चूंकि उस समय एक ही देश था, इन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दिया। ये मौलाना जौहर ब्रदर्स, जिनके नाम पे रामपुर में इन्होंने आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनाई है, तो ये जौहर ब्रदर्स ने शुरू कर दिया, नहीं हमको खलीफा चाहिए। अरे यार तू कौन, मैं खाम खा। ये मतलब आप देखें कि तुर्की के लोग कह रहे हैं हमें खलीफा नहीं चाहिए, हम भारत में बैठ के बताएंगे नहीं तुमको खलीफा चाहिए, तुम खलीफा को रखो क्योंकि तुम्हारे खलीफा के अंडर में हम आते हैं, खलीफा हमारा हेड है। तो खिलाफत आंदोलन हुआ 1920 में, आप जानते हैं। तो इनकी साहब इनकी भी तुर्की के प्रति, ये मक्का में पैदा हुए थे, तो इनकी लेकिन अपने आप को बड़ा मुसलमान और अरबी मूल का बताते थे, खाटी हिंदुस्तानी पर अरबी मूल का बताते थे। तो इनको ये कहते थे कि तुर्की के सिपाही के पैर में गड़ा हुआ एक कांटा हिंदुस्तानी मुसलमान के दिल में चुभना चाहिए। अगर तुर्की के सिपाही में किसी तुर्क के तलवे में कांटा चुभ जाए तो इस्लाम के ईश्वर यानी अल्लाह कसम, भारत का कोई भी मुसलमान तब तक मुसलमान नहीं जब तक उसकी चुभन वो अपने दिल में महसूस ना करे, क्योंकि मिल्लत इस्लाम यानी कि उम्मा एक ही शरीर है। तो ये जो तुर्की के लिए इनकी जो वफादारी थी वो इनकी बहुत बड़ी चीज है। ये साहब बड़े घुटे हुए चीज थे, दारू वारू बड़ी पीते थे, मतलब एकदम शराबी ख्वाबी सब थे। वो एक क्या एक शेर कहते थे ये मौलाना आजाद की, तरदामनी पे मेरे वाइज न जाइए और दामन निचोड़ दूं तो फरिश्ते वजू करें। यानी कि वो शराब से तर बैठे हुए हैं और अपना दामन अगर निचोड़ देंगे तो उससे जो शराब बहेगी उससे जो फरिश्ते आके वजू करेंगे, जो वजू करते हैं नमाज के पहले, इस तरह की बकवास करते थे। तो लेकिन तुर्की के प्रति जो इनकी मोहब्बत थी वो आज भी मुसलमानों में नजर आती है। आप सबा नकवी को देख लें और शमा मोहम्मद को देख लें, राणा अयूब को देख लें। अच्छा बाय द वे, शमा मोहम्मद जो हैं, शमा मोहम्मद वही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता जो लगातार कम्युनल बयान देती हैं। मैं आज आपको दिखाना भूल गया, इस बंदी ने दिल्ली अटैक को हल्का करने के लिए और ये कहा कि नहीं दिल्ली अटैक से ज्यादा बड़ी चीज वो है दिल्ली का प्रदूषण। इन्होंने तो अपने को देखिए क्या वीडियो जारी किया, जरा देखिए आप, शमा मोहम्मद दिखाना। अस्पताल में जाकर बता दिया कि साहब हम हमारी ये हाल है, हम गैस मास्क लेकर अस्पताल में पड़े हैं, दिल्ली प्रदूषण, सिर्फ दिल्ली हमले से वो हटाने के लिए ध्यान। अच्छा अच्छा, मौलाना आजाद उम्मत को, जो उम्मा या उम्मत की अक्सर चर्चा होती है, उसके बारे में क्या फरमाते थे आप देखें। ये वैश्विक उम्मत की बात करते थे
ये कहते थे कि ये बिरादरी यानी उम्मा खुदा की तरफ से बनाई गई। बहुत ध्यान से सुने, ये कोट कर रहे हैं मौलाना आजाद को, अपने पहले शिक्षा मंत्री को। हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि दुनिया के तमाम रिश्ते टूट सकते हैं लेकिन ये रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। मुमकिन है कि बाप बेटे के खिलाफ हो जाए, नामुमकिन नहीं कि माँ अपने बेटे को, अपने अपने बच्चे को अपनी गोद से हटा दे। मुमकिन है कि भाई भाई का दुश्मन हो जाए, लेकिन जो रिश्ता एक चीनी मुसलमान का अफ्रीकी मुसलमान से है, जो रिश्ता अरब के एक चरवाहे का और एक हिंदुस्तान के नए यानी नव मुसलमान यानी कन्वर्टेड मुसलमान से है, उसको, उस जंजीर को काटने की ताकत इस दुनिया में नहीं है। कमाल है साहब। अच्छा, आप जाहिर है कि शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं तो कुछ शिक्षा के बारे में भी कहा होगा। तो शिक्षा के बारे में क्या है वो भी सुन लीजिए आप, जरा से जरा सुने आप। इन्होंने कहा, प्यारे भाइयों याद रखना कि दुनिया में शांति, समझौता और हत्या, लूट के बहिष्कार के विचार चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन दुनिया के अब तक के दुर्भाग्य के कारण असली ताकत तलवार की ताकत है। और जीवन का स्रोत इनको लाइब्रेरियों में नहीं मिल रहा है, जीवन का स्रोत इन्हें पुस्तकों में नहीं मिल रहा है, इनको जीवन का स्रोत, जीवन का जल रक्त के झरनों और नदियों में मिल रहा है, यानी रिवर्स ऑफ ब्लड में मिल रहा है। तो अगर इनसे पूछा, अरे फिर से दिखाएं जरा, पढ़े तुम मौलाना को साहब क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आज अगर पूछा जाए कि राष्ट्र का जो जीवन है और जीवन के प्रमाण कहाँ खोजे जाएंगे, तो इसका उत्तर शिक्षा और कला के विश्वविद्यालयों और प्राचीन पुस्तकालयों में नहीं मिलेगा। कौन कह रहा है कि पुस्तकालय मत जाओ, कौन कह रहा है विश्वविद्यालय मत जाओ, कौन कह रहा है शिक्षा मत करो, हमारा शिक्षा मंत्री कह रहा है। बल्कि ये कतार में खड़े हुए युद्ध के जहाजों पे मिलेगा। सोचे, ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि अगर भैया हटाने से, कि अगर आपको जिंदगी के सवालों के जवाब चाहिए तो आपको कॉलेज मत जाइए, यूनिवर्सिटी मत जाइए, पुस्तकें मत पढ़िए, लाइब्रेरीज में मत जाइए, युद्ध करिए, तलवार लाइए, उसी में आपको इसके जवाब मिलेंगे। तो साहब अच्छा, इनको कहा जाता था कि ये सब बंटवारे के खिलाफ थे, बंटवारे के खिलाफ थे पर इसलिए थे क्योंकि ये कह रहे थे कि मुसलमान बढ़ गया तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। ये कश्मीर के एक अखबार को सुनिए जरा आप, देखिए क्या इन्होंने एक वो इंटरव्यू दिया, तो उसमें ये कहते हैं कि सांप्रदायिक नफरत ने इस्लाम के प्रसार और प्रचार की सभी संभावनाओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, इसलिए इनको बंटवारा नहीं चाहिए था। आप समझिए, इनको मुसलमानों की एकता चाहिए थी। और फिर देखिए अगला देखिए कोट इनका, एक से एक कोट इनके साथ जमा। ये अक्सर लोग कहते हैं ना कि जिहाद गरीबी के खिलाफ जिहाद है, अशिक्षा के खिलाफ जिहाद है। नहीं, हमारा शिक्षा मंत्री क्या कहता है कि जिहाद क्या है। जिहाद का मतलब है कि हर मोमिन जो अल्लाह, रसूल और उसकी किताब और कुरान पर ईमान रखता है, वो अल्लाह की राह में जिहाद पे उठ के खड़ा हो और मतलब फिर उसका जो सर है वो दोस्तों की गोद में रखे या दुश्मनों की तलवार के नीचे। ये इनका जिहाद था सर। तो ये थे हमारे। अच्छा, एक मजेदार बात देखिए भाई, इनके नाम पर ये एक कहाँ गया, हाँ, इनके नाम पे नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, चलिए समझ में आ गया। आपको बड़ी मजेदार बात बताएं, जवाहरलाल नेहरू ने बाकायदा पार्लियामेंट में माफी मांगी इसके लिए, क्योंकि एक बार वो इनको बता दिया, मौलाना ने झूठ बोल दिया, कहा यार वो तो कैरो में जो इजिप्ट में वो अल अज़हर जो यूनिवर्सिटी में, तो वहां का पास आउट हूँ। तो उन्होंने कहा जब बातें पता चला कि यूनिवर्सिटी तो दूर की बात, मौलाना कहीं मदरसा तक नहीं है, घर ही में रहे, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। नेहरू ने माफी मांगी इसके लिए, साहब मैंने गलत कह दिया। अच्छा चलिए, आपकी उर्दू यूनिवर्सिटी आपके नाम पे हैदराबाद में, समझ में आता है। पर साहब, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल, मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटना, मौलाना आजाद एनआईटी भोपाल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, इस अशिक्षित के नाम पर ये सब कॉलेजेस रखे गए। दिस इज अ जोक, ये एक मजाक है साहब। अच्छा, आपको दिखाऊं कलकत्ता में, सर कलकत्ता में इन्होंने एक बात कही। इन्होंने ये जो मैं आपको जितने भाषण के अंश दिखा रहा था, ये कलकत्ता में इन्होंने 28-29 फरवरी 1920 में कहे। मैं सबके लिंक दूंगा आपको, जिसमें आप किसी को अगर कोट करना चाहें तो आप कोट भी कर सकते हैं।
और इनका एक बड़ा फेमस हिजरत का फतवा है, बड़ी अच्छी एक है, उसमें श्रीरंगोट बोले साहब का एक बड़ा अच्छा सा आर्टिकल है, फ्लाइट ऑफ द बुलबुल्स, तो मैं आपको उसका भी लिंक दूंगा। तो एक खिलाफत समिति बनी थी खिलाफत आंदोलन के लिए, तो इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई एक मिनट से हटाएं जरा से, तो इन्होंने एक फतवा दिया, और वो फतवा जो है उर्दू अखबार अहले हदीस जो कि अमृतसर से निकलता था, उसमें 30 जुलाई 1920 को प्रकाशित हुआ, सारा लिंक दूंगा। उन्होंने फतवा क्या दिया कि इस्लाम में दो अवधारणा है, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम, यानी कि जहां पे शरीयत का कानून ना हो, मुसलमान राजा ना हो, उसको दारुल हर्ब यानी कि एक हिंसा की जगह, युद्ध की जगह कहते हैं, और जहां शरीयत का शासन हो और इस खलीफा बैठता हो या फिर एक मुसलमान शासक हो, उसको दारुल इस्लाम यानी प्लेस ऑफ पीस यानी शांति की जगह कही जाती है। तो साहब चूंकि मौलाना थे, उनको फतवा देने का हक था, इन्होंने फतवा जारी कर दिया, अखबार में छप गया साहब, अहले हदीस में छप गया 30 जुलाई 1920 में अमृतसर में। और इसमें इन्होंने ये कहा कि भारत में चूंकि एक इस्लामी शासक नहीं रहा, मुगल्स खत्म हो गए, तो भारत के मुसलमानों को अफगानिस्तान चले जाना चाहिए। अफगानिस्तान में तब अमीर थे साहब, 60,000 मुसलमान इनके कहने पे अफगानिस्तान चल दिए। फ्लाइट ऑफ द बुलबुल्स आर्टिकल्स में दिखाता हूँ, 60,000 बेचारे चल दिए जाड़े में, सर्दियों में। अब देखिए कि इसके लिए हिजरत, इसको हिजरत यानी एक जगह से दूसरी जगह को जाना हिजरत कहते हैं। एक मिनट हटाएं जरा से, देखिए जैसे जो हजरत मोहम्मद थे, वो भी जब मक्का से मदीना गए थे, उसको हिजरत कहा गया था, तो उसी की याद में हज होता है। हिजरत यानी डिस्प्लेस होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो इन्होंने हिजरत का फतवा दिया था। अब दिखाएंगे, इसमें जो खिलाफत समिति थी, इसने साहब इस हिजरत को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। उन्होंने साहब ये किया, इसको हिजरत को प्रोत्साहित करने के लिए मस्जिदों का प्रयोग किया जाता था, और मौलाना मस्जिद में मिंबर से उपदेश देते थे, तकरीर करते थे कि जो मुसलमान पलायन नहीं करेंगे वो काफिर बन जाएंगे। और उस समय जो लेखक होते थे, वो गाना कविता इस सब चीजों में यही सब कर रहे थे कि साहब अफगानिस्तान जाके आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो दारुल इस्लाम है। सोचे साहब, इस आदमी को आज हम बहुत लिबरल, बहुत सेकुलर कहते हैं। अच्छा, जो ये बात कह रहा था मौलाना आजाद, कहाँ से कह रहा था? कुरान की आयत है 4.100। तो आप कुरान की आयत देखें, ये क्या कह रहे हैं? Whoever immigrates in the cause of Allah will find many safe havens and bountiful resources throughout the earth। यानी जो भी आदमी हिजरत करेगा अल्लाह के लिए, उसको सारी खुशियां और सब कुछ मिलेगा। Those who leave their homes and die while migrating to Allah and His Messenger, their reward has already been secured with Allah, and Allah is all forgiving, most merciful। यानी कि अगर हिजरत में आपकी मौत हो जाती है तो जन्नत में आपकी जगह पक्की है। तो साहब 60,000 आदमी गए तो 15,000 की जन्नत में जगह पक्की हो गई। जाड़े के समय था, जब आप अफगानिस्तान पहुंचे तो अफगानिस्तान के अमीर ने कहा, यार ये कहां से चले आए? तो बाकायदा बंदूकों की संगीनों से मार मार के इनको भगाया गया। भगो आया, नहीं तुम्हें घुसना नहीं मिलेगा, चलो वापस जाओ, कन्वर्टेड मुसलमान चले आए वापस। आने जाने में 15,000 लोगों की जगह जन्नत में पक्की हो गई। 75% लोग लौटे, 25% लोग चले गए। इसका मैं लिंक दूंगा आपको इन आर्टिकल्स की। तो इसीलिए साहब जिन्ना इनको कहता था शो बॉय ऑफ कांग्रेस, यानी कांग्रेस ने इनको दिखावे के लिए पाल रखा है। तो साहब आपको, मुझे याद है 90 के दशक में, मैंने आपको पहले भी कहानी सुनाई है, 90 के दशक में यूपीएससी में आईएएस में एक सवाल आ गया था कि प्रीलिम्स से सवाल था कि हु वाज कॉल्ड द शो बॉय ऑफ कांग्रेस बाय जिन्ना, यानी जिन्ना शो बॉय ऑफ कांग्रेस किसे कहते? तो 4 ऑप्शंस थे। आप साहब बवाल कर दिया था, कांग्रेसियों ने गदर काट लिया था। यूपीएससी का चेयरमैन, पता नहीं, एकदम माफी मांगना पड़ा था उसको। तो ओके, एक किताब भी लिखी है मौलाना ने साहब, बड़ी जबरदस्त किताब इन्होंने कई लिखी, पर एक किताब इनकी बड़ी जबरदस्त है। उसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम आपने देखी होगी। अच्छा, इसमें क्या हुआ, जब इन्होंने किताब लिखी तो इसमें इन्होंने अपनी बिल की थी कि मेरी मौत तक 30 साल तक इसके 30 पन्ने अलग कर दिए, कि मेरी मौत के 30 साल तक इसको किसी को ना दिखाया जाए। तो नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में और नेशनल आर्काइव है नई दिल्ली में, दोनों जो जगह, इसको सील करके रख दिया गया। तो 58 में डेथ हुई थी, तो 1988 में इनके पन्ने खोले गए। और उसके बाद ये जो किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें 30 पन्ने जोड़कर छापे गए। मुझे अभी भी याद है 1988 में
ये किताब छपी थी और मैंने तो खैर बहुत बाद में पढ़ी। आई थिंक मैंने इसको 10 साल बाद 1998 में पढ़ा और उस समय मैं पत्रकारिता कर रहा था तो मैंने इसको पसंद किया था। आई स्टिल रिमेंबर आई बॉट द बुक और वो केशीनाथ त्रिपाठी जो बाद में वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने मुझसे ले ली थी। एनीवेज, तो ये 30 पन्नों में था क्या? इन 30 पन्नों में इन्होंने पानी पी कर सरदार पटेल को कोसा। सरदार पटेल, अच्छा सरदार पटेल से इनका पंगा क्या था समझ लीजिए। जिस समय बंटवारा हुआ उस समय दिल्ली का पुलिस कमिश्नर एक सरदार सिख हुआ करते थे। तो साहब वो जो सिख थे ये जो थे मौलाना आजाद, ये कह रहे थे इसको हटा दो, ये हिंदुओं का फेवर करता है और मुसलमानों के खिलाफ है। सरदार पटेल कह रहे थे कि कहाँ हिंदुओं का फेवर, कहाँ मुसलमानों के लिए, तो ठीक है ना, हिंदू ना मुसलमान, देखिए फालतू बातें मत करें। अब ये इसी कह रहे। दूसरी बात पंगा ये था, ये कह रहे थे कि यहाँ से जितने मुसलमान अपना घर छोड़कर भागे हैं, पाकिस्तान गए हैं, उनके घरों को केवल मुसलमानों को बांट दिया जाए, उसमें हिंदुओं को हाथ ना लगाना चाहिए। वो एनमी प्रॉपर्टी में आ गया। अच्छा, नेहरू भी कह रहे थे कि हाँ ये आजाद ठीक कह रहे हैं, पटेल मान नहीं रहे थे गृह मंत्री। तो इन्होंने पानी पी कर इसमें कोसा है। लेकिन इसमें एक इन्होंने दिलचस्प बात भी लिखी है। इन्होंने लिखा है, अच्छा क्या वो 1946 में नेहरू जो थे कांग्रेस प्रेसिडेंट थे और सबको मालूम था जो कांग्रेस प्रेसिडेंट होगा वही प्रधानमंत्री होगा। तो उसके पहले, इसके जस्ट पहले, नेहरू के पहले यही मौलाना आजाद थे। तो मौलाना आजाद चाहते थे हमको फिर से दोबारा एक टर्म मिल जाए, क्योंकि चाहते थे कि अगर हम बन गए फिर से कांग्रेस प्रेसिडेंट तो हम ही प्रधानमंत्री हो जाएंगे। नेहरू ने कहा तुम शो बॉय हो, शो बॉय रहो। तो गांधी ने इनको डपट के हटा के और इनको, इनकी जगह नेहरू को बैठा दिया। तो अपनी किताब में ये भी लिखते हैं कि गांधी ने नेहरू से कहा कि अरे जवाहरलाल, 15 वोट आने थे, 15 में से 12 सरदार को गए, 3 एब्सेंट है, तुमको तो एक भी वोट नहीं मिला। नेहरू का नहीं 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 नहीं, प्रधानमंत्री तो मेरे को बनना है। तो गांधी ने कहा ठीक है बन जाओ बच्चा, तो बन गया। तो इन्होंने नेहरू की भी आलोचना की है, पटेल की भी आलोचना की है, किसी हद तक गांधी की भी आलोचना की है, इसीलिए इन्होंने इन पन्नों को सील करा दिया था। तो साहब जामिया मिलिया इस्लामिया में भी साहब इनकी ये जो स्थापना समिति थी उसमें इनका बड़ा रोल था। बल्कि जामिया मिलिया जो था पहले अलीगढ़ में था, वहां से इनको दिल्ली में लाने में इनका बड़ा रोल रहा है, इसीलिए उसका जो मेन गेट है इनके नाम पे है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी इनके नाम पे है। मैं क्या था, डॉक्टर कलाम लाइब्रेरी, ये डॉक्टर आजाद लाइब्रेरी, क्या बकवास है। उस आदमी के नाम पे लाइब्रेरी जो कभी स्कूल तक नहीं गया, क्या कहा जाए साहब। चुनाव लड़ने जाते थे रामपुर, फर्जी तरीके से नेहरू उनको चुनाव लड़ाते थे, मुस्लिम डोमिनेटेड, और इससे बेईमान, इससे ज्यादा कट्टर और इससे ज्यादा अच्छा देखिए, जैसे बाल दिवस पे नेहरू को किनारे लगाया है मोदी ने, मुझे लगता है समय आ गया कि शिक्षा दिवस भी इनके नाम से हटना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ऐसे आदमी जो कभी स्कूल नहीं गया, जो आदमी कहता है कि जिंदगी के सवालों का जवाब किताबों में नहीं मिलेगा, लाइब्रेरीज में नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलेगा, वो खूनो खच्चर में, खून की नदियों में मिलेगा, युद्ध के जहाजों में मिलेगा, तलवार की नोक पे मिलेगा, उसके नाम पे हम शिक्षा दिवस मना रहे, जो आदमी खुद कभी स्कूल नहीं गया। लानत है साहब। तो साहब आज कितनी देर हो गई? 52 मिनट हो रहा है।